YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो एक चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आपको बताएंगे कि इस बजट से आपको जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें कितनी ज्यादा खरी उतर सकती हैं, या फिर कैप्टन अभिमन्यु जो पेश करने वाले बजट उसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अध्ययन किया अपनी ओर से। तो परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों का। गुरदीप सिंह हमारे साथ, बजट एक्सपर्ट हैं, ये लगातार नजर बनाए हुए हैं इससे पहले हरियाणा सरकार के बजट को। हालांकि अभी तक तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये चीजें हो सकती है, लेकिन इनको मालूम है कि क्या क्या असल में हो सकता है। इसके अलावा केसी मलकानिया साहब, इन्हें आप जानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादुन साहब भी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। पहला सवाल गुरदीप जी आपसे ही ले लेते हैं हम। सर, क्या क्या इस बजट में हो सकता है, और पिछले बजट जब होते हैं सरकार के, उनसे क्या सीख लेती है कोई भी सरकार, कोई भी वित्त मंत्री हो, और आगे क्या क्या उसमें ऐड ऑन होता है? और सबसे बड़ी बात है, क्या लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, यानी कि चुनाव नजदीक है, उसका असर कितना बजट पर होता है? हाँ जी, जो लोकसभा के इस साल जैसे हमारे इलेक्शंस ड्यू हैं, और इस साल हमारे विधानसभा के भी, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा के भी इलेक्शन ड्यू है। तो नो डाउट कि ये जो बजट रहेगा इस बारी लोक लुभावन तो रहेगा ही। जहाँ तक हम पार्टिकुलरली हरियाणा बजट की बात करें तो लास्ट ईयर में भी हमने देखा था कि हरियाणा में कोई एडिशनल टैक्सेस इम्पोज नहीं किए गए थे। ठीक है जी। रैदर कुछ राहत दी गई थी, क्योंकि पिछला बजट जो था वो जीएसटी के आने के बाद पहला बजट था। सिर्फ एक सीएनजी गैसेस के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसके ऊपर 12.5% से घटा के 6% का प्रावधान किया गया था। पिछले बजट में भी क्योंकि एडिशनल टैक्सेस नहीं थे, लेकिन घोषणाएं अच्छी थी। जैसे एसवाईआर लिंक के लिए भी 100 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया था। 1,15,000 करोड़ का बजट का प्रावधान था, जो कि पिछले साल, उससे पिछले साल 1-2 करोड़ का था, 1,02,000 करोड़ का था। पिछले 3-4 सालों की अगर हम बात करें तो हरियाणा बजट में कोई ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस साल क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, ये भी मोर और लेस, जैसे हम फाइनेंशियल बजट की बात करें तो ये भी मोर और लेस ये इंटरिम बजट ही कहलाया जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि अभी टाइम पीरियड 6 महीने का पड़ा है सरकार के पास। ठीक है, इसमें फार्मर्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा, जो कि किया जा भी रहा है। यहाँ तक अभी जो पिछले बजट सत्र में भी एक स्पीच में माननीय गवर्नर जी ने कहा था, आर्य जी ने, कि भाई 2000 का जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है उसमें जो 2000 का, हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है उसमें 2000 का जो बेनिफिट है तकरीबन 10 लाख फार्मर्स फैमिलीज को गया है। और पिछले बजट में ये भी कहा गया था कि मार्केट को भी ई मंडी से जोड़ा जाएगा। उसका देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत वो मार्केट ई मंडी से जोड़ी गई है। और इस बजट में क्योंकि लोक लुभावन बजट होना चाहिए, तो 14,000 तकरीबन हमारे पास जो शिक्षक हैं जो अनरेगुलेटेड है उनको रेगुलराइजेशन करने की भी कोशिश की जा सकती है। क्योंकि ये बजट, क्योंकि इलेक्शन बजट है, इसमें कोशिश करी जाएगी कि फार्मर्स को, इंडस्ट्रिस्ट को, एजुकेशनिस्ट को, ट्रेडर्स को, एजुकेशन को, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए काफ़ी प्रावधान इसमें दिए जा सकते हैं। चलिए, केसी मलकानिया साहब आपके पास आते हैं। क्या वाकई में सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस बजट को पेश किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, चुनावी बजट है, लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और विधानसभा के होने वाले हैं। तो विधानसभा की हो सकता है अगर इस बजट में संकेत मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्थिति है वो उनके अनुकूल है। भाजपा के जो सत्ता में है उसके अनुकूल हो सकता है। पहले भी चुनाव के बाद तो हौसले और भी बड़े हुए होंगे। हाँ, तो इसके साथ साथ इस बार जो है वो कर्मचारी जो है वो उनमें काफ़ी असंतोष रहा, उनकी हड़तालें चलती रही। कुछ टेम्परेरी कर्मचारी वो पक्का होने की बात करते रहे। तो कर्मचारी जो है वो तो रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो उनका जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में करने के लिए कुछ रेगुलाइजेशन हो सकती है, उनके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। किसानों के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और करेंगे भी। कुछ तो केंद्र की तरफ से 2,000 की घोषणा हो चुकी है। असंगठित क्षेत्र के लिए भी कुछ। साहब, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पिछली बार भी कोई प्राधिकरण बनाया गया था किसानों के लिए, पिछले बजट में भी, यानी किसानों पर पिछले बजट में ही फोकस किया गया है। अब की बार भी केंद्रित होगा ये बजट किसानों पर? बिल्कुल होगा। हो सकता है जैसे खाद पे या डीजल पे या किसी चीज़ पे सब्सिडी देने की भी बात सोची जा सकती है, और पेंशन स्कीम की भी बात हो सकती है। इस प्रकार इस बजट में सभी वर्गों का
ख्याल रखा जाएगा, कर्मचारियों का भी और जो अध्यापक हैं या दूसरे वर्ग हैं उसका भी, और हो सकता है विद्यार्थियों के लिए भी कुछ राहत, कुछ ना कुछ तोहफे दिए जाए। ठीक है जादून साहब, अब आपसे पूछते हैं सर, मिडिल क्लास फैमिली, देखिए बजट उनका भी होता है और वही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सबसे ज़्यादा टीवी देखने वाले भी वही हैं दर्शक, और उनको भी ज़्यादा आस रहती है कि बजट में उनके लिए तो कुछ ना कुछ हो ताकि उनके रसोई का बजट भी कम हो जाए। उनको लेकर क्या लगता है आपको, क्या दे सकती है मनोहर सरकार? देखिए, मध्य वर्ग काफ़ी बड़ा वर्ग है, वो जो है एक बीच की स्थिति में आर्थिक वर्ग में आता है, मिडिल क्लास। तो अभी तो केंद्र सरकार बजट लेके आई, उसने कहा वही 5 लाख तक की जो है आपकी आय वो इनकम टैक्स से फ्री कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सरकार, राज्य सरकार को भी अपने लेवल पर कोई ना कोई इस तरह का पैकेज लेके आना चाहिए कि जिससे वो और राहत महसूस करें, क्योंकि 5 लाख का भी आंकड़ा बड़ा कंट्राडिक्टरी हो गया है कि सरकार ने जो है 10% जनरल क्लास का रिजर्वेशन दिया, उसमें तो इनकम लिमिट कर दी 8 लाख, इधर टैक्स में रिबेट का मामला है वो 5 लाख। तो ये बड़ी इस तरह की जो है कंफ्यूजिंग स्थिति, पहले तो ये था कि 2 लाख के बाद ही टैक्स देना शुरू होना पड़ता था, लेकिन अब ये 5 लाख का जो लेके आए हैं, इससे कितना राहत मिलती है ये थोड़ा देखने की बात है। लेकिन सरकार भी अपने लेवल पर, कोई स्टेट लेवल पर भी कोई पैकेज मध्यम क्लास के लिए लाना चाहिए, क्योंकि मध्यम क्लास का, मध्यम वर्ग का जो है सरकार के रेवेन्यू में भी बड़ा योगदान है, तमाम तरह के टैक्स भी वो चुकाते हैं, क्योंकि प्रिविलेज क्लास नहीं है वो किसी तरह से, तो उसको तमाम रियायतें भी नहीं मिलनी, ये नहीं मिलनी, तो उसको इनकम में, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसके संसाधनों पर थोड़ा जो है सरकार को रियायत देना चाहिए। जादून साहब, लगता नहीं है आपको कि वोटों पर नजर रखते हुए ये बजट भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर भी चर्चाएं तो होती है और होनी भी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर होता यह है कि जैसे हम एक किसी रोशनी की कल्पना कर सकते हैं कि रोशनी लगातार मिल रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो रोशनी को तेज हो गई, तो वो इस तरह का व्यवहार हो सकता है इनका कि चुनाव को देखते हुए इमीडिएट, जैसे केंद्र सरकार ने दे दिया 2000 रुपए की सालाना पेंशन किसान को, वो 2000 रुपए की तिमाही, जी जी जी, 6 महीने, साल भर में 6000 रुपए हो चुके हैं, 6000 रुपए मिलेंगे साल भर में। तो ये एक तरह का चुनावी चाली है जी। और 75,000 करोड़ रुपए का जो है एस्टीमेट हो रहा है उसमें कि साल भर में 75,000 करोड़ का खर्च आएगा। मैं समझता हूं कि वैसे चलिए ठीक है कि सभी के लिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन जो पीड़ित किसान था, क्यों ना वो 75,000 करोड़ का बजट पीड़ित किसान पर ही खर्च किया जाता और कर्जा माफी दे दी जाती, क्योंकि इमीडिएटली तो कर्जा माफी है। अब कर्जा माफी के पक्ष जा रहे हैं। कर्जा माफी कृषि संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये तो सभी मानने को तैयार है, ठीक है। क्योंकि आप उसको, 2 बातें हैं, एक तो उसकी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के उपाय आपको करने चाहिए, जिसका ये दावा करते कि हम कर रहे हैं, हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम तरह के जो उपाय बता रहे हैं, वो इरिगेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जो फसल उसने पैदा कर ली उसका सही मूल्य उसको मिलना चाहिए। अब लागत के रेशियो में प्रॉपर नहीं मिलता उसको, अभी ये जो फॉर्मूला लेके आए उसमें पूरा नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर केंद्र सरकार के लेवल पर कुछ कमी रही है तो राज्य सरकार क्यों नहीं पूरा करे, क्योंकि आपको कोई रोका नहीं जा रहा, संघीय ढांचे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि आप कर नहीं सकते, और राज्य का विषय है वो सब। तो आपको, इस सरकार को भी बजट में कुछ लेकर आना चाहिए। चुनावी है तो ठीक है, आपने अभी ये वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत उन्होंने कल उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री ने, और 200 करोड़ रुपए जो है 10 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार के हिसाब से चले गए, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अब बजट में भी कुछ लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए, लगे कि स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। स्थायी समाधान होना भी चाहिए, स्थायी समाधान, ठीक है। गुरदीप जी, एनालिसिस आपने किया होगा कई बजट का, लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो क्या बोझ ज्यादा होता है किसी भी प्रदेश पर? जब बजट आ जाता है तमाम जो चीज़ें उनको दरकिनार किया जाता है कि कितना डेफिशिएट होता है, या फिर जो मैनेजमेंट है वो होती नहीं होती आर्थिक तौर पर। क्या लगता है आपको कि ज़्यादा असर किस पर होगा इस बजट के बाद, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा बजट होता है, क्योंकि 1,15,000 करोड़ का पिछली बार था? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी एक बजट आता है, अभी हम पिछले बजट्स भी देखें, और ये बजट तो पार्टिकुलरली क्योंकि इलेक्शन बजट है, पिछले साल के बजट में भी जो हरियाणा के बजट में प्रावधान या प्रपोजल्स था उसमें 8,200 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट का बजट अपनी था। बातों को आप फिर से पूरा कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगा माफी के साथ। एक बार तस्वीर हम दर्शकों को बता दें, ये तस्वीर आप भी देख लीजिए किस तरह से हवन यज्ञ किया जा रहा है, और ये एक तरह से आस्था भी हो सकती है कैप्टन अभिमन्यु की, वो चाहते हैं कि सब काम सही तरीके से हो।
और प्रक्रिया जो अपनाते हैं उसके अलग, उसके इतर, ये भी एक कह सकते हैं कि आर्य समाज में या फिर हमारे सनातन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है हवन यज्ञ। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले, शुभ समाचार मिलने से पहले ही ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है, हवन यज्ञ किया जाता है, तो पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें भी सामने आई है। कैप्टन अभिमन्यु कुछ ही देर पहले हवन यज्ञ कर रहे थे, वही तस्वीरें खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी लगभग सभी प्रक्रियाओं की, क्योंकि साइन करने, उनको सिग्नेचर करने हैं और यहीं से अपने आवास से निकलेंगे कुछ ही देर बाद। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक मेहमान हमारे साथ और अब आ चुकी हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस बजट को लेकर। उनका परिचय हम करवा देते हैं। मोनिका अरोड़ा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गृहिणी भी हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि जो महिलाओं के बजट है, जो रसोई का बजट है, उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल गुरदीप जी के पास फिर से चलते हैं, उनकी बातें अधूरी रह गई थी। गुरदीप जी, आपसे पूछ रहा था कि प्रदेश पर क्या बोझ पड़ता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। क्या सरकार है या वित्त मंत्री देखते हैं कि जो बोझ है उसको भी देखना चाहिए, या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही सबको देखा जाता है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि जब चुनाव होते हैं तो खासतौर पे लोक लुभावन बजट होता है, घोषणाएं की जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर पिछले समय से देखें कि लास्ट ईयर में भी जो हरियाणा के पार्टिकुलर में बात करूं तो हरियाणा का जो फिस्कल डेफिसिट था 8,200 करोड़ का था, ठीक है। और पिछले बजट में माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी ने कहा था कि नेक्स्ट ईयर 1920 में इस फिस्कल डेफिसिट को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। पिछले साल मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ पिछले साल के बजट को और इस साल के आने वाले प्रपोजल्स को, जो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। पिछले साल प्रपोजल्स में SYL कनाल के लिए किया गया था कि 100 करोड़ का होगा, जो इस बारी के लिए कह रहे थे कि 1000 करोड़ का कर देंगे। पिछले साल जो महिला सुरक्षा के लिए किया गया था, साथ में ये भी कहा गया था कि बसेस में CCTVs होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग होगी। और इन सब की घोषणाओं के बाद जो 1,15,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी 8,200 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट दिखाया गया था, जो कि इस बार कहा गया कि इसको 1920 में लास्ट ईयर कहा गया था कि इसको जीरो तक लेकर जाएगा। इस साल क्योंकि इलेक्शन बजट है, लोगों को उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं, और एक मजबूरी हो जाती है जब इस टाइप का बजट आता है कि सभी को कहीं ना कहीं टच किया जाए। दीप जी, यानी कि आपकी भी नजर होगी फिजिकल डेफिशिएट को जो जीरो करने की बात है उस पर, कैप्टन अभिमन्यु उसको लेकर क्या कहते हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि असल में ये होता क्या है, सरल भाषा में? सरल भाषा में तो है कि हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपेंडिचर कितना है और हमारे पास प्रपोज्ड रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं। जो डेफिसिट, उसको जो डिफरेंस रह जाता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। स्टेट का कलेक्शन का अपना अलग सिस्टम होता है और सेंटर का कलेक्शन का सिस्टम अलग होता है। स्टेट जो है अपने रेवेन्यूज को कलेक्ट करती है लोकल टैक्सेस से, जिसमें हम GST वैसे तो सेंटर के पास चला गया, लेकिन कई फैक्टर्स हैं, जैसे पेट्रोलियम पे हो गया, लीकर्स पे हो गया, वो गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यूज हो गए, और प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए जो लोकल चैप्टर्स में आते हैं, लोकल स्टेट के पास आते हैं। और लोकल स्टेट को जो एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, जैसे सैलरीज होगी, स्टेट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होगी, और वेलफेयर स्कीम्स की होगी जो स्टेट्स की होगी, इरिगेशन की हो गया, और पावर के ऊपर हो गया। इन सब को कवर करने के लिए स्टेट्स को भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है। उसके बाद जो सेंटर के पास रेवेन्यू चला जाता है, सेंटर उसको रिइंबर्स करती है, जैसे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होती हैं, ठीक है, स्पेशल ग्रांट्स भी होती हैं। तो टफ जरूर होता है, घोषणाएं होती हैं, उसको कवर करने के लिए डेफिसिट रहता है। अब ये देखा जाएगा इस बारी उस डेफिसिट को जो लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि जीरो करेंगे, उसको कवर कैसे, हमारे उनको तकनीकी चीजें भी हम बताएंगे। और मोनिका जी, आपसे जान लेते हैं, आपको उम्मीदें ज्यादा होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या आस लगाए बैठे हैं, और गृहिणी होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो आपके रसोई का बजट है, क्या उस पर भी कुछ ना कुछ जरूर कमी आएगी उसमें? इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, अंतरिम बजट है और चुनावों से पहले का बजट है, तो लगता है कि उम्मीदें तो सारी जनता को ही है। देश पूरा ही पिछले बजट पे निगाहें टिकाए बैठा था और अब हरियाणा पूरा नजरें टिकाए बैठा है, क्योंकि इसको लोक लुभावन भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाला अगर वोटों को देखें और वोटों का टाइम है और चुनाव के समय में, ऐसे में जब अंतरिम बजट आता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को, खैर पिछली बार भी जैसे पिछले बजट में कहा गया था हरियाणा के कि महिलाओं की सुरक्षा बसों में और CCTV कैमरेज मिलेंगे, रेलवे ट्रैक पे मिलेंगे, तो वो चीजों का अभी तक कोई भी लागू नहीं किया गया उनको। तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही सोच रही हूँ कि
कहीं फिर ऐसा ही लोक लुभावन करके निकल जाए और वही महिला सुरक्षा के मुद्दे आज भी अड़े के अड़े खड़े रह जाए। तो ये है कि इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। कोई भी चीज अगर होए तो उसको पूरी रूप से अगर हम लोग निभा पाए, अगर कोई कमिटमेंट, अगर कोई बजट लेकर के हम आते हैं और उस पर अगर कार्यवाही नहीं होती तो फिर एक मन में खटास और एक मन में टीस रह जाती है। मलकानिया साहब, आप समझाइए दर्शकों को भी कि बजट में तो आप प्रावधान कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, मोनिका जी कहते हैं कि ऐसा तो कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। बजट जब पेश करते हैं तब हम देखते हैं, जनता को देखते हैं और वोट बैंक को देखते हैं, परंतु हम ये नहीं देखते कि हमारे पास आय के सोर्सेज क्या हैं और जिस तरह हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं तो आय को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो वायदे पूरे नहीं कर सकते। और अब तो चुनावी बजट है और इसमें तो वायदों की बाढ़ लग जाएगी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, क्योंकि सरकार को पूरा करना मुश्किल। सरकार को कई बार लगता है भाई वायदे कर दो, सत्ता में आ जाओ फिर देखेंगे। अगर सत्ता में नहीं आए तो अगली सरकार देखेगी, जो नई सरकार आएगी वो देखेगी कहां से करना है। हम तो एक बार वायदे तो कर लें, वोट तो ले लें, जितने वोट मिलते हैं वो तो लो। इसलिए लोक लुभावना बजट तो होगा ही इसमें, और इसके साथ साथ ये घाटे वाला बजट भी हो सकता है, चाहे सरकार जो मर्जी दावे करे, परंतु इसमें हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाएगी। किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश की जाएगी। जैसे किसान का जो उत्पादन है जब आता है तो कोई रेट होता है और बाजार में जाकर कुछ हो जाता है, तो बिचौलियों को खत्म करने के लिए, भंडारण की कोई व्यवस्था करने के लिए कोई सब्सिडी देने की बात की जा सकती है। एक मेरे दिमाग में बड़ी बात खटकती है, जो अर्धसैनिक बल है जो शहीद हो जाते हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं है, उसके लिए बजट में प्रदेश सरकार अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करे ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छी बात कही, क्योंकि मुझे अर्धसैनिकों का बड़ा चिंता होती है जब वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने पेंशन की बात होती है। कुछ सरकारें 10-20 लाख कोई भी सरकार इस तरह से श्रद्धांजलि दे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, हाँ, बाकी निंदा करके श्रद्धांजलि। मैं कहता हूँ चाहे इसको बजट को मुख्यमंत्री कोष से पूरा किया जाए, लोगों से ली जाए, हम भी देने के लिए तैयार है, परंतु शहीदों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए इस बजट में। चाहे लोगों से मांगते हो कि हमें दो, लोग मना भी नहीं करेंगे, बिल्कुल मना भी नहीं करेंगे अगर ऐसा होता है, स्वागत भी किया जाएगा। मोनिका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जादू साहब के बस चलेंगे उसके बाद। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर ऐसा, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार बता रही हैं, एक चीज की और मैं और ध्यान, जो कि बजट पेश होने वाला भी है, अर्धसैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी जो विधवा पत्नियां हैं उनके पीछे रोजगार उनको या नौकरियां अगर उनको मिलती हैं तो ये भी एक बहुत जनता के, क्योंकि करंट का मुद्दा भी है और पूरे देश की डिमांड भी है, तो उनके लिए नौकरियां हो और उनके लिए जो है भावी पेंशन का भी मतलब वो अच्छे से रखा जाए, क्योंकि अर्धसैनिक बलों के लिए इतना नहीं है जितना कि हमारे पूर्व जो मतलब मेन टुकड़ी के ऊपर तो लोगों को मालूम तक नहीं है कि क्या क्या उनको मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जी पेंशन और उसका नहीं है, क्योंकि सैनिकों और अर्धसैनिकों, बीएसएफ के जवान और सीपीआरएफ के जवानों को उतनी सुविधाएं नहीं है जितना कि हमारी आर्मी को है। ठीक है, एक आंकड़े भी सामने आए थे कथित तौर पर और उसमें कहा भी गया था कि इतने शहीद नहीं हुए सीआरपीएफ के जवान जितने उन्होंने खुदकुशी की है। काफी हैरान कर देने वाले आंकड़े थे। ठीक है जादू साहब, आपके पास चलते हैं फिर। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज इस पे कैरी ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे जो कर रही है, एक हमने भी हमारी भी एसोसिएशंस है, हमने भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करने की सोची, हमने अपने ग्रुप में डाला भी कि ऐसे शहीदों के लिए हमने ये करना है। बैंक अकाउंट भी मेंशन किए, लेकिन तभी कुछ मैसेजेस ऐसे आ गए कि ये बैंक अकाउंट भी फ्रॉडलेंट है। ये भी बड़ा एक निंदनीय है, जिसमें कि हमें क्लैरिटी नहीं हुई। फिर हम लोगों को वो चीज़ कुछ समय के लिए हमने रोक दी कि पहले बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, प्रॉपर उसकी जिस मंशा के साथ, जिस पर्पस के लिए हम वो चीज़ देना चाह रहे हैं, उस जगह पे वो पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये फ्रॉडलेंट अकाउंट्स भी आ गए। हम सरकार से ये भी कहेंगे कि ऐसा कुछ है उसको भी चेक किया जाए और क्लैरिफाई किया जाए। बिल्कुल। वैसे भारत के वीर.government.in एक वेबसाइट है, वो सबसे बेहतर तो वही है अगर सबसे कोई भी देना चाहे तो उसमें। ठीक है जादू साहब, फिर से बजट पर आ जाते हैं, कर्ज की बात भी कर लेते हैं। सर, आप भी नजर गड़ाए रहते हैं कर्ज को लेकर भी। 2015, 16, 17 की बात कर ले, 2 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ चुका था और पिछले बजट में भी कहा जा रहा था कि जो कर्ज है वो कितना हो गया, उसकी जानकारी भी दी गई थी। अब की बार आपको क्या लगता है कि जो बढ़ता कर्ज है, क्या वो चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो 14वें वित्त आयोग ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने जो सेट किए हैं, गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। वो एक्सपर्ट हैं, वो एक तरह का कमीशन जो है उसमें सब फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। वो ये तय करते हैं कि आप एक गवर्नमेंट
कितना कर्ज ले सकती है, तो वो जीएसडीपी जो है उसके 3% तक जी जो आपका स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके 3% तक आप ले सकते हो। तो अभी तक पैरामीटर के हिसाब से ही चल रहा है इनका, ठीक है, मतलब ठीक लेकिन ठाक है सारा ये काम। है कि पिछले बजट में जो इन्होंने बजट, तो एक तरह का माइलस्टोन है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, बजट कोई एकदम ये नहीं है कि बजट में जो दिखाया गया वो सब हासिल हो गया आपको, क्योंकि पूरे ड्यूरेशन में आपको हासिल करना होता है। पिछले साल के बजट में ये हुआ है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट इन्होंने दिखाया था उसका 60% ही इनको कवर कर पाए, वो उतनी रिसीप्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर इस बजट में, चुनावी बजट में, अगर ये थोड़ा सा अपना और लिबरल एटीट्यूड अपनाते हैं और लोगों को जो है कुछ राहतें देने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले बजट में रिसीप्ट कम हो पाई और आगे अगर देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि घाटा कुछ बढ़ सकता है, या जो है वो उसकी वो स्थिति कायम रह सकती है। डेफिसिट अभी कम होने की उम्मीद दिखाई देती नहीं, जो हालात हैं उसके मद्देनजर मैं ये कह सकता हूं। और पिछली बार का टारगेट बाकी जैसे तो गुरदीप जी आप कह रहे थे कि जरूर करने की कोशिश है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या इंटेलिजेंस दिखाते हैं, ये तो ड्राइविंग की चतुराई है। अर्थव्यवस्था एक व्हीकल की तरह ही है कि आपको कहाँ घाटी पर कितना, कौन से गियर में चलाते हैं गाड़ी, फिर आपको उतरते हुए कैसे कौन सा गियर यूज कर रहे हैं और आगे जो है किस तरह से चल रहे हैं, तो ये किस तरह से ड्राइविंग करते हैं, ये इनकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। तो प्रपोजल आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का वो एस्टिमेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। मुल्कानी साहब, जीडीपी की बात कर लें तो जीडीपी के बारे में भी कुछ जानकारी आप दीजिए, आपने इस पर भी जरूर एनालिसिस किया होगा। जीडीपी को लेकर पिछली बार 8% संभावना जताई गई थी कि 8% रहेगी प्रदेश की, अब की बार क्या लगता है, क्या आंकड़े पेश कर सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु? अब ये बजट पे डिपेंड करता है कि बजट वो कैसा पेश करते हैं और उसमें उत्पादन किस तरह बढ़ता है, किस तरह जो आय है वो कैसे बढ़ाते हैं और रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है वो तो बजट में ही पता लग सकेगा कि कैसे जो ग्रोथ होगी वो किस प्रकार होगी। और गुरदीप जी से पूछेंगे सवाल जी, बता सकते हैं। बिल्कुल गुरदीप जी, आप बताइए कि जो टारगेट रखा गया था 8% जीडीपी का, क्या हालात है फिलहाल? देखिए, अभी जैसा कि हमने अभी फिस्कल अपना नेशनल लेवल का बजट भी देखा था, तो एक रिपोर्ट कार्ड पहले सरकार की तरफ से पेश की गई थी, ठीक है। तो अभी जो नेशनल लेवल पे ग्रोथ रेट आ रहा है वो 7.3% का आ रहा है। तो हरियाणा का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तर्ज पे आएगा, लेकिन अभी क्योंकि पूरा तथ्य या फैक्ट्स जो से सरकार ने अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, ठीक है। इसमें भी अभी 2030 तक का भी हम देखें तो सरकार ने कई क्षेत्र में, जैसे एग्री में, डेयरी में, फिशरीज में जो इन्वेस्ट पोर्टफोलियो रखा है 7.5% से बढ़ाकर 15% का रख दिया। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जब हमारे पास फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, मैं ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट में अगर कोई हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है तो हमारे पास एक और सोर्स होता है जो सेंट्रल का होता है। हम लोग अभी प्रावधान देख रहे हैं इनकम टैक्स के और फार्मर्स के, ये सब है कम। जो सेंटर के पास है और भी प्रावधान है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं। जो हमारे यहाँ पर थोड़े से रेवेन्यू कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी कई पॉलिसीज लाई हैं, जो कंपनी अमेंडमेंट बिल्स लाए हैं, जहाँ पर की पेनल्टीज, फाइन्स, ये सब चीज़ों की इम्पोजिशन करी है, जहाँ से कि सेंट्रल को काफ़ी फंड्स आने की उम्मीद है। जैसे कि शेल कंपनीज को बंद करने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है, डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टीज का, उससे जो सेंटर को पैसा जाता है, सेंटर उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी स्टेट के लिए यूज भी कर सकती है अगर वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है या कुछ इस चीज़ का प्रावधान करना है तो। बिल्कुल। मोनिका जी, आप ये बताइए कि आपने महिला सुरक्षा की तो बात की है, लेकिन बजट जो घर का है, रसोई का है, उस पर भी आप बात कीजिए। मैंने सवाल किया था, लेकिन आप बताइए कि पिछली बार जब बजट सामने आया तो उम्मीदों के मुताबिक आपका था कि नहीं था, और अब की बार क्या आस उसको लेकर है गृहिणियों को, वो भी आप बताइए। आपकी बातचीत भी हुई होगी कई गृहिणियों से? मेरी बातचीत भी हुई, क्योंकि मैं खुद भी तो गृहिणी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं की तो अपेक्षाएं है ही बजट से, क्योंकि रसोई का जहां आंकड़ा पहले हम लोगों ने, पिछली बार भी मैंने यही बात कही थी कि जब हम 2000 तक या 1500 तक एक सामान्य घर का राशन, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसका राशन आ जाता था, लेकिन अब दालों को अगर छोड़ दे, बाकी मसालों की तरफ जाएं या अन्य खाद्य सामग्रियों की तरफ जाएं तो पहले से दुगने रेट्स हो गए हैं। और महिलाओं को इस बार अपेक्षाएं हैं कि थोड़े अगर रेट कम हो जाएंगे तो सबको अच्छा आहार, थोड़े या ज्यादा?
थोड़े ज्यादा नहीं, उम्मीदें तो ज्यादा की है, उम्मीदें तो ज्यादा की है, उम्मीद लेकिन ज्यादा अगर कीजिए आप। उम्मीद, हाँ पिछली उम्मीदें कम या बार ज्यादा? उम्मीदें तो पिछली बार भी की थी, लेकिन वही बात है कि बजट जब इम्प्लीमेंट होता है तब कुछ और होता है, लेकिन जब वादे होते हैं तब कुछ और होते हैं। ठीक है, ये भी एक चर्चा का अच्छा विषय है, उसके ऊपर हमने सवाल जवाब भी किए थे, मलकानी साहब ने भी जवाब दिए थे इस पर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लगातार आपको बताएंगे और हरियाणा वासी खासकर नजर बनाए रखिए खबरें अभी तक पर, क्योंकि हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कब कैप्टन अभिमन्यु वहां से निकलेंगे अपनी आवाज से, कब तक पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं फिलहाल विधानसभा में पहुंच चुके हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और लगभग 12 बजे के आसपास जरूर बजट पेश कर दिया जाएगा। गुरदीप जी, आपको क्या उम्मीद है, अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर हम पूछ लें कि एक नागरिक को क्या क्या उम्मीदें रहती हैं बजट से, आप बताइए सर। नहीं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी को बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फार्मर्स हों। ठीक है, हरियाणा के बारे में आपको मैं एक दो चीज़ें बता दूं, शायद आपको मालूम ही होगी। हरियाणा जो सा है एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट तो है ही, ये एक प्रगतिशील विकास की ओर भी काफ़ी है। यहाँ के युवा में बहुत जोश है, आप स्पोर्ट्स में देखें, रेसलिंग में देखें, बॉक्सिंग में देखें, इन चीज़ों को भी प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ एलोकेशंस होनी चाहिए। हम एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट तो है ही, हम की बात करूं हरियाणा स्टेट को लेकर कि इसका ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर टू इंडिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल हब भी है, आईटी हब भी है। हम उन चीज़ों को, जैसा मैं पिछली बार भी कहा था कि हम एग्रेरियन पे ही फोकस करना शुरू कर देते हैं और दूसरे फैक्टर्स को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ पर पैसेंजर्स कार की प्रोडक्शन होती हैं, टू व्हीलर्स की प्रोडक्शन है, आईटी हब है, इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। किसानों के लिए सरकार ने किया है, कर भी रही है। अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि गन्ने का जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्राइस है 340 पर क्विंटल के हिसाब से हरियाणा सरकार में ही है सबसे ज़्यादा। और ऐसा भी सुनने में आया या पढ़ने में आया कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेचा गया है 1950 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से फार्मर्स के अकाउंट में गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसा अभी दो चार जो फैक्टर्स हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर काफी ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से लग भी रहा है कि चर्चा करने के लिए बहुत टॉपिक्स हैं हमारे पास, और बिल्कुल आपके ही ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जानकारी पल पल की हम आपको बताएंगे, क्योंकि 12 बजे का तो समय है, लेकिन बजट कब पेश होगा इसको लेकर भी सीधी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी खबरें तक पर आप ले सकते हैं।